मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक, खुश आमदीद और सुबह बखैर। हमें ज्वाइन किया है तहरीम सैयदा ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मेरे साथ आमना तो है ही। आमना करीम की बातें जो है वो हम सुन रहे हैं सुबह से। अच्छा आमना, फिर उसके अलावा ये जब आप फेस से निकली हो तो क्या कोई डिफरेंस फील हो रहा है? अब जब आप थायरॉक्सिन भी लेती हो, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी लेती हो, डिप्रेशन के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं? फिर नहीं, कभी भी नहीं। मेरा ऐसा मानना था ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को किसी चीज़ का एडिक्ट ना करें, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उस चीज़ पे अभी तक कायम हूँ। बिकॉज मेरे एक मामू थे, उनकी ही पास्ट और एक एडिक्शन की वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, वो ठीक नहीं कभी हो पाए। तो मेरे जहन में ये था कि किसी इंसान को कभी अपना की एडिक्शन ना पालें, किसी चीज़ की एडिक्शन ना पालें। हर चीज़ को आप ये सोचें कि फ़ानी है, वो आपके पास से जा सकती है। सो सेम एज मेडिसिन की भी मैं बात करूँगी, किसी ऐसी चीज़ को नहीं कि अब उसको मैं छोड़ ना सकूँ, फिर मुझे बाद में तकलीफ हो। लेकिन बाज़ औक़ात अगर कुछ चीज़ें अद्वियाती हों और डिप्रेशन आपको लगे कि आपको कंट्रोल कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है, और अगर सुसाइडल तक आप हो रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए मेडिसिन लें। अच्छा, और मैं आप पता नहीं शायद उसको थोड़ी बीमारी समझें और उसका इलाज करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फराह, लेकिन मैं बताऊं, अगर मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ ना, मैं एक बात मानती हूँ कि थोड़ा सा मुझे लगता है डिप्रेशन एक ट्रेंडी एक बन के चुका है इस वक्त, एक सिंबल, बट वो इतना ज़्यादा है नहीं जितना हम एग्रीवेट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि I've हालात भी seen बहुत some हैं। young deaths and it is such a horrible thing कि मैं इस वक्त जो सब लोगों को एक चीज़ कहती हूँ ना, वो कहती हूँ कि हम शुगर से शायद मरते नहीं हैं फ़ौरन, बिल्कुल। हम बहुत सारी चीज़ों से शायद मरते नहीं हैं फ़ौरन, डिप्रेशन से हम क्योंकि सुसाइडल हो जाते हैं। हम खुदकुशियाँ आप देखें आपके आसपास कितनी हैं। हाँ। सो आपने बहुत एट वॉच रहना है अपने बच्चों में, अपने प्यारों में। और ज़रूरी नहीं है, एक बदतरीन बात यह है कि हमें लगता है कि डिप्रेशन वाला शख्स है ना, उधर बैठा रो रहा होगा, उधर बैठा खामोश बैठा होगा, वो हंस रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो पता ही नहीं लगने देते कि वो उदास अब है। जैसे मैं अपनी बात मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप इतना खुश कैसे रहती हैं, ठीक है। अब जो जंग मैं अपनी लड़ रही होती हूँ वो मुझे पता है कि क्या है। इवन आप यकीन करें, मेरा ऐसा मानना है जो शख्स ज़्यादा अपने आप को खुश शो कर रहा है वो उतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो तो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और एलिमेंट बताऊंगी। सोसाइटी बहुत बुरा रोल प्ले करती है। अगर आपको 1% डिप्रेशन है तो वो उसको 10% पे ले जाते हैं। एक नॉर्मल से किसी बंदे में कोई फ्लक्चुएशन होती है मूड की, साइको है। हमारे शोबिस में कितना पेट वर्ड है, साइको औरत है, साइको केस है। अरे आप अगर मतलब एक नॉर्मल औरत कह रही है मुझे भूख लग रही है या पानी चाहिए, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं, खाना मांग रही हो। एक शोबिज एक्ट्रेस बोलेगी कि जी लंच टाइम पे मंगा दें, तो यार ये तो साइको है बहुत बड़ी, इसको तो बस जल्दी जल्दी हैंडल कर लो वरना चीखना शुरू हो जाएगी। ये चीज हमें और लेके जाती है। ओके, लेट इट बी। तो आप नहीं करती? आप दुनिया को मेरे ख्याल से सुनती हो उनकी बातें। मैं ये जो एक एटीट्यूड होता है, लेट इट बी। और भी कुछ कहना है? मट्टी पाओ। नहीं, मट्टी क्यों पाओ, रज के बोलो। कुछ और रह गया है वो भी बोल लो, वो भी कुछ और रह गया है, चलो वो भी बोल लो। Who cares? वही ना, क्या पड़ता है? ये एक सबसे बड़ा As long as you have not done something which is wrong, और जिसके ऊपर आपका ज़मीर या आपकी रूह या आपका अल्लाह ताला के सामने आप मुजरिम हो, जो मर्जी कोई कहता रहे, उससे मतलब आप यू डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट या यू डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ। बिल्कुल। बल्कि जितना मेरा ख्याल है कोई बोलता है वो उतना अपने आप को रिवील करता है। वो रिवील करता है और हमारे गुनाह धो रहा होता है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है ना, वो कह रही है इन्होंने आपको खुद ही बातें करनी थी तो मुझे किस लेवल आके और दो खातून बात कर रही है, तीसरी नहीं कर रही। वो भी खातून है तो उनका भी उतना ही राइट है कि वो भी इस वक्त। तुम हमें बताइए कि हम इस वक्त बहुत सारे इश्यूज को डील कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि वेट गेन। एक खातून को जब ये लगता है ना कि शी इज़ नो गुड, कि उसको उसकी जो शख्सियत है, उसकी ब्यूटी जो है, लोग उसको तारीफ नहीं कर रहे बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बिल्कुल, दैट लीड्स टू मैनी इश्यूज। लेकिन जैसे हमें आमना ने बताया, हाइपोथायराइड भी होता है अक्सर ख़वातीन में, बिल्कुल, डायबिटीज़ भी होती है। सो इन तमाम इश्यूज़ को कैसे डील करें कि वज़न कम हो जाए और ये सारे मसले भी ठीक हो जाए थ्रू डाइट? अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आज से 20 साल पहले इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, प्री डायबिटिक, डायबिटिक कंडीशन, ये सिर्फ 20 साल पुरानी बीमारियां हैं। इससे पहले इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, बहुत कम परसेंटेज हुआ करती थी इन बीमारियों की। तो ऐसा क्या बदला इन 20 सालों में कि हर दूसरा पर्सन जो है वो किसी को थायराइड का इशू है,
किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है। सो ये वाली जितनी भी कंडीशंस अब पैदा होना शुरू हो गई हैं, ये इसकी रूट कॉज, सबसे पहले हमने रूट कॉज को देखें। जब तक आपको रूट कॉज का आइडिया नहीं होता तब तक कि आप उसके ऊपर की चीज़ों को ट्रीट नहीं कर सकते। सो लेट्स कंसिडर कि हमारा जो ओल्ड लाइफस्टाइल था, मॉर्निंग में उठना है, कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जस्ट लाइक शो बेस के शूट्स पे जाना है, काम करना है, एक अच्छा हेल्दी पैटर्न भी होता था। जंक फूड की शॉप्स बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम होती थी। कभी हो गया केक्स आ रहे हैं, कभी बर्थडे पे बेकरीज नहीं थी, बिस्किट से ज़्यादा कॉमन नहीं थे, घर में खाने बनते थे, सादा खुराक होती थी और एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। इस वजह से ये तमाम बीमारियां जो अब इनको मिला जुला के हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम देते हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म अब इसका जिक्र हुआ है तो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जिसकी वजह से कोई चीज़ हम पे असर नहीं करती है। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसका मतलब होता है तोड़ फोड़, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टूटने फूटने का जितना भी अमल है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो एनाबॉलिज्म होता है उस तोड़ फोड़ के साथ साथ रिपेयर भी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, और रिपेयर की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द तोड़ फोड़। अब जहाँ पे तोड़ फोड़ की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द एनाबॉलिज्म एंड रिपेयर, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। अब इसे रिवर्स कैसे करें? हमने लाइफस्टाइल बना ली है, मेड ने आके काम करने हैं, हमने तो सो के नहीं उठना, एग्जैक्टली हमने तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल, और पिज्जा भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है। और मैंने देखा है, मैंने आज तक किसी अच्छी काम करने वाली मेड को मोटा नहीं देखा, वो बहुत स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल। और बाजियां जो होती हैं ना वो उतनी ही ज्यादा मोटी हेल्थी चली जाती है। यहाँ पे आई वांट टू ऐड वन फ्रेज हियर कि जितना ज्यादा इंसान अमीर होता चला जाता है उतना ज्यादा लेजी होता चला जाता है। यू नो रिच कॉन्सेप्ट जो है वो इसी चीज को लेकर आया कि हम अपने हाथ से काम ना करें। ठीक है, एक रिच लेकिन होने का क्या सिंबल ये सिर्फ होता घर है। के कामकाज करना इज गुड इनफ? क्या उससे हमें फर्क पड़ जाएगा? या अच्छा, फिर इस चीज की तरफ मैं बाद में आती हूँ क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती है। सो सबसे पहले तो ये कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज, ओवरवेट हो जाना। इसके ट्रीटमेंट्स की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्लीप साइकिल। जब तक कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी तब तक रिपेयर नहीं होगी। ओवर स्लीप भी आपको मोटा करती है। एग्जैक्टली, ओवर स्लीप इज किसी चीज की कमी या ज्यादा। अगर आप स्लीप साइकिल को फॉलो करेंगे तो ना आप ओवर होगे ना आप अंडर होगे। आपने जिस टाइम पे सोना आपने सोना है, जिस टाइम पे उठना है आपने उठना है। बिल्कुल उठना है। एंड रात के टाइम की जो आपकी स्लीप होती है, अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरी रात जाग के गुजार रहे हैं एंड मॉर्निंग में वो सोने के लिए जा रहे होते हैं 3, 4, 5 AM एंड आफ्टर इवन ब्रेकफास्ट, और आफ्टरनून में वो उठ रहे होते हैं। उस टाइम पे नींद तो पूरी हो जाती है, वो जो एक एपिटाइट होती है नींद की वो पूरी हो जाती है, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी के लिए वो नींद आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपका अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे आपकी एक ज़मीर की आवाज है ना, इस तरह से एक बायोलॉजिकल क्लॉक की और आवाज। रात को तो सोना बस रात बनी सोने के लिए Exactly. उसको हम मुझे एक टाइम पे ना यॉर्निंग, और मेरी फर्स्ट यॉर्न मुझे बता देती है कि ये शाम के 6 बज चुके हैं। आई डोंट नीड टू सी द टाइम कि इस वक्त क्या टाइम है। तो अगर आपने अपनी बॉडी क्लॉक को और अपनी ज़मीर की आवाज को बिल्कुल दबा नहीं दिया हुआ तो ये आपको बता रहे हो। एग्जैक्टली, ये तो बता रही होती है, और बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है अपना बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करना। सिर्फ सूरज को अपने माइंड में सेट करना है, जैसे सन अप हो रहा है आपने भी उठ जाना है, और जैसे ही वो डाउन हो रहा है आफ्टर 5, 6, 7 PM वैसे ही आप भी डाउन। मुझे अलाउ मी टू ऐड समथिंग हियर कि हमारे यहाँ पे चूंकि एक कॉन्सेप्ट है ना कि फजर के लिए उठना, और फजर जो है वो यूजुअली तुलुए सहर से पहले का वक्त है, बिल्कुल, और बल्कि तहज्जुद उससे भी थोड़ा पहले का वक्त है। सो अब जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स होते हैं या अटैक्स होते हैं वो उस वक्त पे होते हैं, ये सुबह के इस टाइम पे। और उसकी वजह क्या है कि जब हम ज़्यादा देर तक लेटे रहते हैं तो हमारा शुगर लेवल भी लो हो जाता है, हमारा जो सारा खून है उसकी सर्कुलेशन भी स्लो हो जाती है, तो हमारी बॉडी जो है बहुत प्रोन होती है कि उस वक्त हम इसी तरह की किसी न किसी अटैक में आ जाएं। सडन शॉक। तो अगर आप उस टाइम पे उठते हैं यानी 3-4
बजे जो लोग उठते हैं सुबह फजर के लिए उठे या तहज्जुद के लिए उठे, तो वो उनकी बॉडी का वो जो सर्कल है वो साइकिल एक दफा फिर वो एक्टिव हो जाता है, एंड देन उसके बाद अगर वो सो भी जाएं बीच में, जैसे कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग फिर नैप ले लेते हैं छोटी सी, तो वो उससे उनको हेल्दी हो रहता है। दिस इज द लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च कि जिसने ये प्रूव किया है कि हमारा ये जो अल्लाह ताला ने हमें एक साइकिल पूरी जिंदगी का बताया वो कितना इफेक्टिव है, उसमें कितनी मसले होते हैं कि हम पूरी रात जागते हैं, हम 3 घंटे की नींद लेके उठ जाते हैं, हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एग्जैक्टली, ये बॉडी के लिए बड़ा नुकसानदेह है। आपने बॉडी को प्रॉपर रिपेयर का टाइम तो दें, रात के टाइम आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, उस टाइम पे रिप्लेनिशमेंट हो रही है और आप चिड़चिड़े होते हैं, मूड स्विंग्स आपको आते हैं, जितना कुछ होता है, नींद की डिस्टर्बेंस, ओवर स्लीप या लेस स्लीप, दोनों ही मतलब मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा जो हार्मोन्स का जो मतलब न्यूट्रिशन का जो मसला हुआ था सारा, वो ये था, मैंने शुरू की थी कीटो डाइट, जो कि मैं डॉक्टर साहब से भी डिस्कस करनी थी, और कीटो ने, मैं पहले चबी थी, तो जो ओबीस की तरफ मैं गई हूँ वो कीटो की वजह से गई हूँ। उसने एक तो एकदम से मेरा, लोग कहते हैं फैटी लिवर को ठीक करता है कीटो, लेकिन कीटो नहीं ठीक करता, बेसिकली वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक करती है। फिर साथ साथ जो कीटो में करती थी तो एकदम से वेट तो गिर जाता था सब कुछ, लेकिन जो उसने मेरा सिस्टम तहस नहस किया है ना, वो आज तक मैं फील मतलब कर रही हूँ। लेट्स टेक एडवाइस हियर। अब इस पे डायरेक्ट आ जाइए कि ये कीटो डाइट और ये पता नहीं एटकिन डाइट, तो पता नहीं फ्लां डाइट और फ्लां डाइट, सो मेनी डाइट्स। हाँ, तो क्या करना चाहिए? इन सब डाइट्स का जो है वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड होता है कि किस रीज़न की वजह से ये इन्वेंट की गई थी, या किस मेडिसिनल, एवरी डाइट जितनी भी आज तक आ चुकी है उसका कोई ना कोई पर्पस रहा है अदर देन ओबेसिटी। जो कीटो डाइट इन्वेंट हुई थी वो बेसिकली एक डिजीज को ट्रीट करने के लिए इन्वेंट की गई थी, और उस डिजीज में इम्प्रूवमेंट्स नजर आई थी आफ्टर दे प्रेस्क्राइब द पेशेंट्स विद कीटो डाइट। अब उसके साइड इफेक्ट सिर्फ प्रोटीन्स एंड फैट्स, हाई फैट एंड हाई प्रोटीन, और उसके साइड इफेक्ट में डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि वेट लॉस भी हो गया। सो उसके ऊपर मजीद रिसर्चेज हुई तो पता चला कि बॉडी जो है वो कीटोजेनेसिस में चली जाती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब एक हेल्दी पर्सन है, उसको कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीजन नहीं है, सिर्फ मोटापा है उसको, उसने अगर कीटो डाइट की तरफ जाना है, बीइंग अ पाकिस्तानी एशियन, हमारा वी आर फूडी, लेट्स एक्सेप्ट दैट कि वी कैन नॉट लिव विदाउट रोटी चावल। ये हमारे स्टेबल फूड्स हैं, हमारा रोटी चावल दूध ये सब बेसिक मुमकिन ही नहीं है। क्या करें फिर? क्या ना करें? नहीं, ऑफ कोर्स ये एक पैटर्न, हर चीज की ना मॉडरेशन होती है नेचर में कि किस मॉडरेट तरीके से आपने उसको लेके चलना है। सबसे पहले तो कीटो डाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं। ट्रू, वेट ड्रॉप हो जाता है आपका और बॉडी अपना पूरा सिस्टम चेंज करके, लेकिन इसको छोड़ते हैं तो उससे डबल वापस आता है। एग्जैक्टली, जब आपने रोटी चावल खाना शुरू कर दिए, अगेन आपकी बॉडी के अंदर सारा वो जितना भी हाइड्रेशन थी, वाटर वेट था, वो सब वापस आ गया, एंड इन सीवियर केसेस डबल अमाउंट वापस आ गया। अब डर लिया हमने बहुत, काफी सा। अब करें क्या? तो अब ये है कि मॉडरेशन में हमने लेकर चलना है अपनी डाइट को। कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर कोई आपको डिजीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड जितने भी हैं, सबसे पहले आपका एनालिसिस होना ज़रूरी है। किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, टेक एन एडवाइस फ्रॉम जनरल फिजिशियन, जो भी जहाँ भी वो आपको मेडिसिन पे प्रेस्क्राइब करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज फिक्सिंग योर डाइट। इन दोनों चीजों के बगैर तो आपका ट्रीटमेंट डाइट कहते हैं ना 70% है, 30% एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, 30% इज एक्सरसाइज एंड 70% इज डाइट, और साथ में आपकी मेडिसिनल हेल्प हो जाती है। अब जब डाइट की तरफ हमने आना है तो एक सिंपल नेचर ने हमारे लिए रखी है, टेक्निक रखी है टू बैलेंस द विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी लेवल्स। वो ये है कि 40 to 45% एनर्जी पूरे दिन की आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आनी चाहिए। ठीक है, और ये आपका वेट गेन नहीं कराती। बच्चों में जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होता है या टीनेजर्स में, वो अप टू 55% कार्बोहाइड्रेट है, चावल, रोटी, आलू, ये जितने भी हम अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो नेचर में अबंडेंस में पाए जाते हैं। जैसे ही आप किसी फूड स्ट्रीट में जाते हो, कार्ब्स, हमें प्रोटीन्स को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा ना एक्टिव होकर स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो रोटी में है, चावल में है, ब्रेड्स, पास्ता, जितनी भी स्वीट्स हैं, इसके अलावा फ्रूट्स में है, मिल्क में है, लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स। और सबसे अच्छी चीज है फाइबर रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके ऊपर उसका जो है वो छिलका भी सलामत हो, होल वाइट फ्लोर की तरफ। समझे, मैं आपकी पेशेंट हूँ, मेरे ये सारे कॉजेज हैं। आई एम अ मीडिया पर्सन, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती। मेरे लिए क्या कोई डाइट प्लान आप बताएंगी कि मुझे क्या लगता है आपको, लीफी चीजों पे जाना चाहिए, किस तरह? अच्छा, सबसे पहले तो हम कुछ हाइपोथायराइडिज्म रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में एक चीज़ होती है
गाइट्रोजन्स, वो हमने डाइट में अवॉइड करने होते हैं। सही है। अब गाइट्रोजन्स किस किस फूड के अंदर टोमेटो में है? टोमेटो में नहीं है। नहीं है? नहीं, अच्छा, टोमेटो में लाइकोपीन है गाइट्रोजन्स जो कि नहीं, बहुत लाइकोपीन ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव हाँ, और यूरिक एसिड, खासतौर पे जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं वो टमाटर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें एक और कंपाउंड होता है जिसको हम प्यूरिन कहते हैं, सही। तो वो यूरिक एसिड के लिए ठीक नहीं अच्छा, होता। जल्दी से हमने शेयर करना है हाइपोथायराइड के लिए डाइट। रिस्ट्रिक्शंस की तरफ हम आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस में सबसे पहले तो आपने गाइट्रोजन्स वाली जितनी सब्जियां होती हैं, जैसे ब्रोकली में गाइट्रोजन ज्यादा होते हैं। स्पिनच की फैमिली जो है वो साग, सीजन भी साग का आ गया, उसमें भी गाइट्रोजन्स होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करती चलूँ, हाँ। अगर आपने सिर्फ स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है तो उसमें आप ये वाली वेजिटेबल्स इस्तेमाल ना करें। ब्रिंजल भी इसमें आ जाती है जिसको हम बैंगन कहते हैं। सारी मेरी फेवरेट हैं, हाँ, पालक, बैगन, so यही सब्जियां मैं ये खाती चीज़। हूँ। लेकिन पाकिस्तानी जो तरीका होता है ना कुकिंग का, वो थोड़ा सा रोस्टेड हम खाना खा रहे होते हैं, वो जब तक वो पका सही के। से पक नहीं जाता ना, हमें टेस्ट डेवलप नहीं हम होता। उसमें नहीं कर पाते हैं। हाँ। सो अगर ओवर कुक्ड फूड है तो उसमें से गाइट्रोजन्स निकल जाएंगे वो सारे, तो कुछ भी खा लें फिर। सो फिर अगर फुली पका हुआ खाना है तो फिर आप उसको ब्रिंजल भी खा और सकते क्या हैं। खाना है स्पेशली थायराइड? स्पेशली इसमें आपने सिलीनियम, जिंक एंड आयोडीन का इस्तेमाल करना है। पिंक हिमालयन सॉल्ट की तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे एग्स, 2 अंडे डेली बेसिस पे खाएं। येलो भी विद योक। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई नहीं होता तो फिर योक के साथ आपने पूरे 2 अंडे खाने हैं। हाँ, और अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है सिर्फ तब योग छोड़ें, वरना तब योग के साथ तब भी इतना ज्यादा एम्फेसाइज्ड कोलेस्ट्रॉल में योग के ऊपर नहीं किया गया जितना जो है वो Whites रिफाइंड पे। शुगर्स की तरफ किया गया कोलेस्ट्रॉल की डाइट में। रिफाइंड शुगर्स को आपने छोड़ना है। इसके अलावा जो डोंट्स में चीज आती है ना, कॉफी एंड ग्रीन टी हमारी डाइट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए कॉफी एंड ग्रीन टी नहीं होती है। ग्रेट, नहीं थैंक यू होती। सो मच। अब अच्छा, ये नहीं पीऊंगी। अब ये नहीं पीऊंगी। यस, अच्छा, लेकिन अब सूप भी नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि सूप में भी हमने ब्रोकली और सारे एलिमेंट्स डाले। इसके अलावा पीनट बटर, इसमें भी गाइट्रोजन्स होते हैं। ये भी मैं जब भी वेट लॉस कर रही होती हूँ तो मैं पीनट बटर स्टार्ट कर देती हूँ। ये बड़ा इजी, क्योंकि हम ना यूरोपियन से बड़ा इंप्रेस होते हैं, उनकी डाइटरी टेक्निक्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब उनमें डिफरेंट जो है ना वो एलर्जीज उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, तो हमें एलर्जीज वगैरह नहीं होती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की डाइट में आपने पीनट्स या चिलगोजे का इस्तेमाल भी नहीं करना। वो तो कर ही नहीं सकते। भाई अच्छी चीजें जो तुम्हें लगती है ना सारी छोड़ दो, छोड़ दो। इन शॉर्ट ये मकसद और है, जो अभी चीजें- छोड़ दो। और शिफ्ट करना है आपने जो चीजें नहीं अच्छी लगती ना, अब उनको लिफ्ट कराना शुरू। लिफ्ट करा फिश का इस्तेमाल करें, हाँ। चिकन का इस्तेमाल करें, फिश इज वेरी गुड। बीफ Shrimps का वगैरह इस्तेमाल का बहुत करें। ज्यादा Exactly. करें। अच्छा, मेरे हाथ में ना जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पेन होता था, इवन जैसे मोबाइल भी नहीं मैं होल्ड कर पाती, तो मैं गई डॉक्टर के पास, उसने कहा मस्कुलर पेन है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बहुत दिन से हो रही है। ही सेड अच्छा एक्सरे कराते, तो मेरे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ रही थी, तो ही सेड अवॉइड ईटिंग रेड मीट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ठीक है। आपको ये पेन हो रहा है तो कितना खतरनाक है, आप देख लें, एक शुगर आपको जॉइंट पेन, हर चीज की जो फसाद की जड़ है वो डायबिटीज। और आपको पता है पाकिस्तान डायबिटिक्स में महल दुनिया में तीसरे नंबर 1 पे जा रहा है। नंबर 1 पे आ गया। कभी वो नंबर 1 पे आता है, मतलब फर्स्ट 3 में तो वो रहता फर्स्ट ही 3 है। में, मैं तो नंबर सबसे 3 ज्यादा तक मैंने percentage देखा है। था। अब कोई चीज है जिसमें हम नंबर 1 है, और वो है शुगर का मर्ज। शुगर का। So गड़बड़ that's चुका है it. पाकिस्तान। एंड बीफ की आपने बात की है, डेफिनेटली जिन लोगों को शुगर है वो बीफ इस्तेमाल ना करें। बीफ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाईएस्ट होता है। और आप जो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन की बात कर रही थी, इसको लाइट मत लीजिएगा। बहुत एक खतरनाक ऑर्थोपेडिक होता से है। अपना जरूर टेस्ट करवा दीजिएगा, क्योंकि आर्थराइटिस की बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं। लड़की तुम्हारा इन्फ्लेमेशन अब मेरा रिश्ता बिल्कुल नहीं होगा। ये एक चीज है, इसको बिल्कुल लाइट मत अच्छा, लीजिएगा। लेकिन इसमें एक चीज, हैविंग सेड ऑल दिस, एक चीज जो मुझसे आप लोग पूछते रहते हैं ना कि आप क्या करती हैं, मैं आज तक सिर्फ वो जो डिवाइन फार्मूलाज हैं उन पे चलती हूँ। मुझे ये पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा शहद छोड़ा था, तो अल्लाह की तरफ से वर्सेस आ गई थी कि जिस चीज़ को हमने हलाल किया है आपने उसे हराम कैसे कर लिया। तो अगर वो अपने प्यारे नबी तक को अल्लाह ताला जो है वो इस तरह से कहते हैं कि जो हलाल मैंने चीज़ें, तैयब चीज़ें आपके लिए पैदा की, उन्हें खाओ पियो, शुक्र अदा करो। तो आई डोंट बिलीव इन कि ये नहीं खाना है, ये खाना, आई जस्ट बिलीव इन मॉडरेशन, इत्तेदाल में इस्तेमाल करें, हर चीज़ इस्तेमाल क्योंकि करें। कुदरत दुनिया नहीं की। बनाई है ना सब हर चीज़ में कुछ फ़ायदा है। मकसद हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल सो ऐसे ही। यहाँ टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, और हम किचन में भी एक बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारा मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ लुक कि अगला वीक कैसा गुजरने वाला है। एस्ट्रोलॉजी। सो कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। माय प्लेजर।
बेशुरा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।